हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरजोम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरजोम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फाउंडेशन बैच में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर के इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ध्यान से समझना। फिर हम समझेंगे सेक्स रेशियो के बारे में। ये जो रेशियो होता है वो फीमेल इज टू मेल का रेशियो है, समझ गए। उसके बाद हम समझेंगे पॉपुलेशन साइज के बारे में, मतलब पॉपुलेशन का साइज कितना है उसके बारे में। उसके बाद अगला टॉपिक है बर्थ कंट्रोल, ठीक है। इसके बारे में बर्थ कंट्रोल मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक आदमी को पता होना चाहिए। उसके बाद है एसटीडी। एसटीडी होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। ऐसा बीमारी जो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान फैल जाता है उसी को हम एसटीडी बोलते हैं। वो है बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी और वायरस से होने वाला बीमारी। तो बैक्टीरिया से होने वाले दो बीमारी के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर दो वायरस से होने वाले बीमारी के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नोट करते हो तो कर लो। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सबसे पहले इसका मतलब समझो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत सारा मतलब है, ठीक है। आदमी का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सबसे पहले वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। वो आदमी फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, वो आदमी सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, वो आदमी मेंटली रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। इट इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस, समझ गया। इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, फिजिकल मतलब समझते हो, फिजिकल बाहर वाला, समझ गए। मेंटल मतलब मानसिक संतुलन उसका ठीक हो, फिजिकल मतलब उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक ठाक हो, समझ गए। एंड सोशल, सोशल मतलब होता है सामाजिक रूप से वो ठीक ठाक आदमी हो, समझ गए। ऐसे सामाजिक रूप से कोई ठीक ठाक नहीं होता है, समझ गया। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस, ठीक है। आदमी फिजिकली फिट रहे, मानसिक तौर पे स्वस्थ रहे और सामाजिक तौर पे स्वस्थ रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्दी। टू लीड ए हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ, समझ गए। टू लीड अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ, समझ गए, ठीक है। तभी जाकर वो आदमी अपने लाइफ को हेल्दी तरीके से बढ़ा पाएगा, समझ गया। मतलब हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ उसका रहेगा, समझ गया। चलो अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का और मतलब क्या होता है, समझ गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये होता है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता रहे, समझ गया। तो इसमें सबसे पहले लोगों को अवेयर करने का ज़रूरत है। क्या करने का ज़रूरत है बोलो, अवेयर करने का ज़रूरत है। क्या चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाना है, सबसे पहले फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड के बारे में। क्या चीज़ के बारे में बोलो, फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मतलब बच्चा न पैदा हो उसके मेथड के बारे में लोगों को समझाना है, समझ गए। और आपको अभी पढ़ाया भी जाएगा, क्लियर है। अवेयरनेस अबाउट हाउ टू लिमिट देयर फैमिली साइज, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट हाउ टू लिमिट देयर फैमिली साइज, ठीक है। लोगों को अवेयर करो ताकि उसका फैमिली साइज ठीक ठाक रहे, समझ गए। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा फैमिली हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़े। और प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड एसटीडी, समझ गए। और क्या होना चाहिए,
अगर कोई भी आदमी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो इसके दौरान उसको कुछ इन्फेक्शन न लग जाए, समझ गए। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या तरीका थोड़ी देर में अभी आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड एसटीडी। एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो बीमारी फैल जाता है, समझ गए, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो लिख ही दिए, ठीक है, ये भी लिख लो फिर से। लिमिट साइज ऑफ फैमिली होना चाहिए, फैमिली का साइज लिमिट होना चाहिए, लोगों को इस चीज़ के बारे में बता देना होगा, समझ गया। और भी एक लिख लो, नो पार्शियल व्यूज अबाउट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। सेक्स का मतलब होता है जेंडर, समझ गया, जेंडर मतलब मेल या फीमेल। अब ऐसा नहीं कि घर में बेटी जन्म ले ली तो माथा पकड़ के रोने लगे, समझ गया, ऐसा नहीं व्यू होना चाहिए। अगर ऐसा व्यू है तो समझ गया ना, वो मानसिक रूप से बीमार आदमी है। और आप गांव में जब जाओगे तो बहुत सारा आदमी ऐसा आपको नज़र आ जाएगा, समझ गया। तो नो पार्शियल व्यूज, मतलब पार्शियल व्यू नहीं होना चाहिए लड़का और लड़की के बीच में, समझ गया। हालांकि ये सब सिर्फ पढ़ाया जाता है, समझ गया ना। अगर आप समाज में घूम के देखेंगे पार्शियल व्यूज एकदम भर भर के भरा मिलेगा आपको, भर भर के हर जगह पे नज़र आ जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। जो भी पढ़ाते हैं ये सब सिर्फ झूठ फूस का है, समझ गया ना, ऐसा कुछ हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ गया ना, सब फर्जी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ गया। एग्ज़ाम में बच्चा कॉपी में मीठा मीठा लिख के आता है, समझ गया, समाज में वो आदमी भी वैसा ही रहता है, समझ गया ना। और ये व्यूज क्यों आता है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा, समझ गया। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। एक टॉपिक आपका आज का खत्म हो गया, अगला टॉपिक है सेक्स रेशियो। अगला टॉपिक है सेक्स रेशियो। साफ साफ शब्दों में बोले तो सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल, समझ गए। फीमेल का नंबर कितना है उससे डिवाइड कर दो मेल का नंबर तो वही है सेक्स रेशियो, समझ गया। इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल टू द नंबर ऑफ मेल, समझ गया। तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स इन अ पॉपुलेशन, समझ गया, क्लियर है। किसी पॉपुलेशन में फीमेल का नंबर कितना है एज कॉम्पेयर टू मेल, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो, समझ गया। देखो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए ना सेक्स रेशियो मेंटेन रहना चाहिए, समझ गया। मान लो 1000 लड़की जन्म लेती है तो 1000 लड़का भी होना चाहिए, समझ गया, तभी वो सोसाइटी हेल्दी रहेगा। अगर सेक्स रेशियो गड़बड़ाया सोसाइटी अनहेल्दी हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं पे मान लो 850 लड़की है, ठीक है, 1000 लड़का है। लड़की का नंबर कितना है बोलो? 850 है। लड़का का नंबर मान लो है 1000, तो अनमैरिड बॉय कितना रहेगा बोलो? मतलब लड़का जिसका शादी नहीं होगा 150, समझ गया। 150 लड़का ऐसा रहेगा जिसका शादी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये बच्चा बहक जाए, समझ गया। बहक जाए मतलब रेप करे, इधर उधर उठा पटक मार पीट उल्टा सीधा काम करे, बहुत ज़्यादा चांस है, मैं बोल रहा हूँ चांस है, समझ गया। हर अनमैरिड आदमी गड़बड़ नहीं होता है, समझ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आदमी इधर उधर करे, समझ गया ना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, समझ गए।
इसी कारण से सेक्स रेशियो को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि आखिर लड़की का नंबर 850 क्यों रह जाता है। देखो भाई, इसका जवाब एकदम सबसे सिंपल है, दहेज। समझ गए? दहेज देने के कारण माँ बाप क्या करता है, अगर लड़की जन्म लेती है तो उसको पहले ही निपटा देता है। समझ गए? जनरली पहली लड़की जन्म लेती है तो नहीं निपटाया जाता है, लेकिन सेकेंड लड़की को निपटा दिया जाता है इस सोसाइटी में। ठीक है, इसके ऊपर मैं बहुत लंबा सर्वे किया, समझ गया, तभी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। हालांकि इसके ऊपर हम बहुत कुछ करने वाले हैं इन फ्यूचर, समझ गया। ठीक है, कुछ टाइम बाद आपको नज़र आने लगेगा, समझ गया। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी यहाँ पे नहीं करूँगा, समझ गया। लेकिन ये बात मैं आपको अभी बता देता हूँ, अगर किसी भी सोसाइटी में गर्ल्स का नंबर कम है, बॉयज़ का नंबर ज़्यादा है, समझ जाओ सोसाइटी गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पे रेप, क्राइम, समझ गया, मार पीट, उठा पटक, समझ गया ना, सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, समझ गया। सुसाइड, डिप्रेशन, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत प्रॉब्लम होता है। क्लियर है? अगर कहीं कहीं पे, ये इंडिया का सीन बता रहा हूँ, ठीक है, इंडिया में लगभग यही डेटा चल रहा है, 950 के लमसम, समझ गया। 850, 950 के लमसम, 950 है, फिर भी तो 50 कम है भाई। समझ गया ना? तो ये इंडिया का डेटा है। रसिया में जाओगे तो उल्टा है, लड़का का नंबर कम है, लड़की का नंबर ज़्यादा है, समझ गया, क्योंकि वहाँ तो हमेशा मार काट ही चलते रहता है, समझ गया। तो ये एक डेटा है, ठीक है, ऊपर ऊपर से समझा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो सेक्स रेशियो को मेंटेन करके रखना चाहिए, समझ गए। ठीक है, तभी क्या होगा, हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। अगर सेक्स रेशियो मेंटेन नहीं रहा तो सोसाइटी खराब हो सकता है, समझ गया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है बोलो, लड़की को निपटा दिया जाता है पहले ही, जिसको हम बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड, समझ गया, मतलब लड़की को पहले ही निपटा देना, समझ गया। ठीक है, अगर लड़की को पहले निपटाया जाएगा तो क्या होगा बोलो, सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक है, डिक्लाइन करेगा रैपिडली, तेज़ी से सेक्स रेशियो गिर जाएगा, और सेक्स रेशियो गिरेगा तो सोसाइटी के लिए हेल्दी बिल्कुल नहीं है, समझ गया। क्लियर है? इस कारण से क्या होता है, सो प्रीनेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ। क्या होता है बोलो, बिफोर बर्थ, मतलब जन्म लेने से पहले बच्चा का आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं, समझ गए। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है बच्चा जो पैदा लेने वाला है वो लड़का है या लड़की, वो पहले ही पता लग जाता है। उसको क्या कर दिया गया बोलो, बैन कर दिया गया। बट ये सब पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, समझ गए। सोसाइटी में धड़ल्ले से चलता है, समझ गए। जहां आप देखोगे हर आदमी को पहले ही पता होता है कि लड़की जन्म लेने वाली है या लड़का, समझ गया, और वो आदमी पहले ही डिसाइड कर लेता है कि इसको रखना है या निपटा देना है, समझ गया। तो ये सोसाइटी के लिए बहुत गड़बड़ चीज़ है, समझ गया ना। कानून सिर्फ पेपर पे यहाँ पे है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, समझ गया ना। ये बात सच है, आपको मानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है, समझ गए ना। अगर आप, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप रिसर्च करने जाओगे तो आपको न हर चौथा पाँचवा घर में ऐसा आदमी मिल जाएगा जो कि अपनी बेटी का, समझ गया ना, हत्या करवाया है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, समझ गए। इसके ऊपर हम बहुत तगड़ा रिसर्च किए हैं, ठीक है। इस रिसर्च का डेटा भी आएगा बहुत जल्दी, चिंता नहीं करो, समझ गए। देखो भाई, इस सब का उपाय है, दो ही उपाय है, मार लात के लोगों को समझाओ, पहले प्रेम से समझाओ, नहीं समझता है जूता मारो, समझ गए। कानून बनाओ बढ़िया से, कानून का इम्प्लीमेंटेशन करवाओ। कानून यहाँ इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है, समझ गए, कानून बस पेपर में रह जाता है, क्योंकि नेता को इससे थोड़ी फर्क पड़ता है। नेता तो बहुत सारा नेता ही आपको रेपिस्ट नज़र आ जाएगा, समझ गए, अगर आप सोसाइटी में उठा के देखोगे तो, समझ गए। नेता के ऊपर खुद ही रेप केस चल रहा होता है, बहुत सारा नेता, सब नहीं, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेता को इससे क्या मतलब है, और नेता को ये सब पता क्या होगा। नचनिया भजनिया सब तो नेता बना हुआ है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं।
सही बात है, जितना भोजपुरी का सिंगर था सब नेता बन गया एक बार से जितना क्रिकेटर था सब नेता बन गया। अरे भाई क्रिकेट खेलो, नेता नहीं बनो। नेता बनो उल्टा सीधा आके टिप्पणी मार दो, कुछ भी बोल दो। कुछ लोग इंडिया भारत में भी परेशान हैं, समझ गया ना। एक मैं देखा था, बहुत फेमस क्रिकेटर है, ठीक है, बहुत फेमस, समझ गया ना। वो इंडिया भारत में कंट्रोवर्सी मचाए हुए था, ठीक है, जो आज से हमारे देश का नाम भारत रहेगा, इंडिया नहीं, जबकि वो हमेशा इंडिया के नाम पर ही मैच खेला, समझ गया ना। तो ऐसे ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। एक ही चीज़ हुआ है, उसका मानसिक संतुलन उस आदमी का बिगड़ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब अगला टॉपिक है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज क्या होता है? किसी पार्टिकुलर जगह पे कितना आदमी जन्म लेता है और कितना आदमी मरता है, वही पॉपुलेशन साइज डिटरमाइन करता है। इट इज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, समझ गए। इट इज द नंबर ऑफ पीपल, या बोल दो इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बोल दो इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, समझ गए। किसी पॉपुलेशन में कितना आदमी है, कितना कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, समझ गए, वही क्या है, बोलो पॉपुलेशन साइज। इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, समझ गए। पॉपुलेशन साइज डिटरमाइन क्या चीज़ से होता है, बोलो बर्थ और डेथ से, समझ गए। तो पॉपुलेशन साइज डिटरमाइन क्या चीज़ से होता है, नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ से, समझ गया। मतलब बच्चा कितना पैदा लेता है, कितना मरता है, उसी से पॉपुलेशन साइज डिटरमाइन होता है, समझ गया। अगर मान लो कहीं पर बच्चा ज़्यादा जन्म ले रहा है, समझ गया, और कोई बूढ़ा नहीं मर रहा है, तो वहाँ का पॉपुलेशन साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, समझ गया। तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज इफ़ द बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट, या ऐसे कह दो मर नहीं रहा है, या सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो, अगर मान लो बच्चा ज़्यादा जन्म ले रहा है, बूढ़ा नहीं मर रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, उल्टा पुल्टा करके ऐसे भी बोल सकते हो। पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज इफ़ द बर्थ रेट इज हायर देन डेथ रेट, ठीक है। पॉपुलेशन साइज इज इंक्रीजेज if the birth rate is higher than death rate, समझ गए। बर्थ रेट ज़्यादा हो डेथ रेट से, समझ गया, मतलब आदमी कम मरेगा, पैदा ज़्यादा ले लेगा, पॉपुलेशन साइज बढ़ जाएगा, क्लियर है, समझ गए। और आगे ये भी लिख दो, एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा। जैसे कोई तुमको बचपन में गाली दिया होगा, तुम क्या बोले होगे, उल्टा तुम्ही को पड़ेगा समझ गया, वही वाइसे वर्सा, मतलब इसका जस्ट पलट दो। अगर मान लो ज़्यादा आदमी मरेगा, कम पैदा लेगा, पॉपुलेशन साइज गिर जाएगा। चलो आगे बढ़ते अब हम लोग। चलो अगला टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखते जाना। देखो सेक्सुअल एक्ट अगर आदमी करता है, समझ गया, सेक्सुअल एक्ट करता है, अगर वो अनप्रोटेक्टेड तरीके से करता है, समझ गया, एकदम खुल्लम खुल्ला, समझ गया, तो इसका बहुत ज़्यादा चांस क्या है कि बोलो, बहुत ज़्यादा इसका पोटेंशियल है कि प्रेगनेंसी हो जाए, समझ गया। और प्रेगनेंसी किस दिन होता है वो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, समझ गया, क्लियर है। सेक्सुअल एक्ट का पोटेंशियल क्या होता है, प्रेगनेंसी कर देना। मतलब कोई भी आदमी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ, सीधे ऐसे ही रैंडम हो गया, तो बहुत चांस है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर ले वो फीमेल। और किस दिन प्रेगनेंसी होता है ये सब पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं आता है तो भाई आपकी गड़बड़ी है, सब पढ़ाए हुए हैं पहले, समझ गए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि आखिर प्रेगनेंसी होता क्यों है, समझ गया। तो इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी जो वुमेन में या फीमेल में बोल देते हैं हम लोग, प्रेगनेंसी को ना नेचर ही डिमांड करता है, समझ गए। मतलब नेचर क्या चाहता है वो समझो। नेचर डिमांड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी बच्चा पैदा करे। नेचर क्या डिमांड करता है, ध्यान से सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी बच्चा पैदा करे, ठीक है। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म फिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करे, नेचर यही डिमांड करता है। और नेचर आदमी के केस में भी यही डिमांड करता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करो। अब इसके लिए नेचर कुछ भी करवा सकता है, समझ गए, किसी भी हद तक भेज सकता है, समझ गए, क्लियर है। तो नेचर, देखो एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जैसे यहाँ पे रेप बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए। अभी यहाँ पर अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो बहुत बड़ा नंबर रेप का मिल जाएगा, समझ गए। तो आखिर रेप होता क्यों है? क्योंकि उसका डिमांड नेचर करता है, जो कि गलत है अपने आप में, समझ गए। लेकिन उसका डिमांड नेचर करता है, समझ गए। क्यों? क्योंकि नेचर को चाहिए ऑफस्प्रिंग, समझ गए। लेकिन वो गलत है, समझ गए। ये समाज के रूप से गलत है। नेचर के रूप से वो सही है, समझ गए, लेकिन समाज के रूप से गलत है। तो नेचर और समाज दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना पड़ता है आदमी को, समझ गया। तो प्रेगनेंसी डिमांड करता है नेचर ही, समझ गया, क्लियर है। बट व्हेन शी इज नॉट रेडी फॉर प्रेगनेंसी, तब क्या होगा बोलो। बट ये जो वुमेन है, बट व्हेन शी इज नॉट रेडी फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर मान लो ये प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है, जैसे मान लो कोई लड़की है, ठीक है, तो लड़की शादी से पहले थोड़ी प्रेगनेंसी के लिए रेडी होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बर्थ कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा, क्लियर है, समझ गया ना। बट अगर वो रेडी नहीं है तो क्या होगा, अगर प्रेगनेंसी हो जाएगा तो उसका हेल्थ क्या होगा बोलो, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, हेल्थ सीवियरली अफेक्ट होगा, वो डिप्रेशन में चली जाएगी, समझ गए, क्लियर है। और भी बहुत सारा दवा आता है, वो सब खाना पड़ेगा, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है, समझ गया ना। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, क्लियर है, क्लियर है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए बोलो, अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कैसे अवॉइड करते हैं एक एक करके आपको हम सिखाते हैं, ठीक है। चलो अब एक एक करके सारे तरीका को हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल। बच्चा न पैदा होने देना, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ कंट्रोल बोलते हैं, या इसी को कंट्रासेप्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंट्रासेप्शन। मतलब बच्चा न पैदा होने देने को हम क्या बोलते हैं, बर्थ कंट्रोल बोलते हैं। इसी को दूसरा नाम क्या चीज़ से हम जानते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन नाम से जानते हैं, समझ गए। मेथड यूज टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ प्रेगनेंसी आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, समझ गए। और ये जो कंट्रासेप्शन का जो मेथड है, समझ गए, इसी को हम बोल देते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रासेप्टिव मेथड। अब क्या क्या बर्थ कंट्रोल का मेथड है, समझ गए। मतलब बर्थ कंट्रोल का जो मेथड है उसी को हम क्या बर्थ कंट्रोल को क्या बोलते हैं, कंट्रासेप्शन। मतलब बर्थ कंट्रोल का जो मेथड है उसको हम क्या बोलेंगे, बर्थ कंट्रोल मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, समझ गए। पहला जो मेथड है, पहला मेथड वो है बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब क्या होता है, किसी भी दो चीज़ के बीच में बाधा डाल देना, समझ गए, क्लियर है, समझ गया ना। क्या कर देना बोलो, बाधा डाल देना। जैसे मान लो, ठीक है, ये फीमेल का क्या है बोलो, यूट्रस वाला रीजन है, ये मान लो पेनिस है, समझ गए। तो अगर मान लो इस पेनिस के ऊपर हमें कोई कवर चढ़ा दे, कोई कुछ भी बाधा लगा दे, समझ गए, तो इसी को बोला जाता है बैरियर मेथड। और ये जो बाधा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंडोम बोलते हैं, समझ गए, क्लियर है।
ये क्या है, वजाइना। क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। तो पहला मेथड क्या है बोलो, बैरियर मेथड। समझ आया बैरियर मेथड क्या होता है। बैरियर मेथड मतलब बाधा डाल देने वाला मेथड। तो बाधा डालने वाला मेथड में सबसे पहला क्या है बोलो, कंडोम है। समझ गए। ये मेल का अलग आता है, फीमेल का अलग आता है। सबसे पहले मेल के बारे में समझ लेते हैं। मेल वाला जो होता है ये रबर शीथ का बना होता है। ठीक है, क्या चीज़ का बना होता है बोलो, रबर शीथ का बना होता है, मतलब रबर का कवर होता है। वो कैसा होता है वो समझो, इस टाइप का होता है। ठीक है, आगे इसका ओपन होता है और ये इस टाइप का होता है। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है बोलो, ये है मेल कंडोम। समझ गए। तो ये क्या है बोलो, रबर शीथ का बना होगा। और कोई भी जो आपको अभी हम मेथड बताएंगे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ये हमारे नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई अफेक्ट ना डाले, वही अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। समझ गया। अगर अफेक्ट डालता है, अगर प्लेजर नहीं आता है, प्लेजर में कुछ भी गड़बड़ी होता है, तो अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। समझ गया। और कंडोम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। समझ गया। तो वो क्या चीज़ का बना होता है, रबर शीथ का। समझ गया, मतलब ये ठीक ठाक है। समझ गया, रबर शीथ का है। कहाँ पहना जाता है बोलो, ये पेनिस के ऊपर में पहना जाता है। तो वर्न ओवर द पेनिस। ठीक है, अब कैसे पहना जाता है ये तुम लोग जानो। समझ गया, गूगल पे सर्च करो, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। समझ गया ना। और ये क्या करता है बोलो, अगर मान लो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान पेनिस से क्या हो गया बोलो, पेनिस से मान लो सीमेन निकल गया। एक्चुअली स्पर्म नहीं निकलता, सीमेन निकलता है, ये हम आपको बता दिए हुए हैं। ठीक है, पहले ही मान लो सीमेन निकल गया, तो सीमेन क्या होगा, इसी में जाके जमा हो जाएगा। क्लियर है, सीमेन इसमें जाके जमा हो जाएगा। अरे क्लियर है। तो ये क्या करता है, स्टॉप कर देता है सीमेन को, क्या चीज़ में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचने से। तो स्टॉप सीमेन इंटरिंग द वजाइना। समझ गए, स्टॉप कर देता है सीमेन को क्या चीज़ में इंटर करने में, इंटरिंग द वजाइना। क्लियर है, मतलब वजाइना तक पहुंचने ही नहीं देता है। सीमेन बोल दो या स्पर्म भी बोल दो। समझ गया, क्योंकि आपके बुक में दोनों सिनोनिम्स के तौर पे यूज हो जाता है। क्लियर है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। समझ गया, नो साइड इफेक्ट। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। समझ गया, क्लियर है, साइड इफेक्ट नहीं है। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इससे एसटीडी नहीं होता है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता है। समझ गया। अगर कोई भी आदमी अननोन जगह पे जाके सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उस दौरान इसको जरूर पहनना चाहिए। समझ गया, जाता है ना सब स्थान वगैरह पे। समझ गया, तो उस दौरान जरूर पहनना चाहिए, नहीं तो बीमारी हो सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत ज़्यादा जगह पे फैला हुआ है। समझ गया। ठीक है, इधर भी हम लोग थोड़ा सा जानने का कोशिश किए थे, तो बहुत सारा आदमी पता लगा था कि जो कि इससे अफेक्टेड है। समझ गया, क्लियर है। तो एसटीडी बहुत खतरनाक डिजीज है, कभी भी इधर उधर पहली बात तो जाना ही नहीं चाहिए। समझ गया ना। लेकिन लोग बचपना में पहुंच जाता है तो उससे प्रॉब्लम बाद में हो सकता है। समझ गया, क्योंकि बहुत सारा बीमारी तो पता ही नहीं लगता है। समझ गया, ऐसे बीमारी फैल जाएगा 10 साल बाद पता लगेगा, और 10 साल बाद मरना एकदम निश्चित है। भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, दुनिया का कोई ताकत नहीं बचा सकता। समझ गया, तो इसलिए ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। समझ गया ना। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये एसटीडी से क्या करता है बोलो, प्रिवेंट करता है। एसटीडी से प्रिवेंट करता है। एसटीडी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसा बीमारी जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के दौरान फैल जाता है। तो कंडोम्स का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए अगर कोई इधर उधर जाता है तो। समझ गया ना, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। अब ये जो कंडम है इसका भी फेलियर रेट है। समझ गया, इसका जो फेलियर रेट है, कंडोम का फेलियर रेट है 10 से 14%। समझ गया, 10 से 14% केस में क्या होता है, जब हेवी सेक्स होता है तो उस दौरान ये रप्चर हो जाता है। समझ गया, क्लियर है, उस दौरान रप्चर हो सकता है। समझ गया, तो ये बेस्ट कंट्रासेप्शन नहीं है। समझ गया, फट जाता है तो भाई अच्छा क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे समझ रहे हो ना, सब में थोड़ा ना थोड़ा इधर उधर है ही। समझ गया, सब में पेंच फंसा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला क्या था बैरियर मेथड में, कंडोम, ये कौन पहनता है, मेल। अब हम लोग अगले पे आते हैं। अगला है डायाफ्राम।
देखो इस दोनों में डिफरेंस होता है। मेल वाला में आप अभी क्या देखे हैं बोलो, पहले मेल वाला बना देते हैं। ठीक है, ये था किसका, मेल वाला। क्लियर है। इसमें आप क्या देखें, यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, हार्ड टाइप का सब्सटेंस होता है, समझ गए, एक ही होता है। क्लियर है। और फीमेल वाला जो होता है उसमें दो होता है, नीचे भी ऊपर भी। क्लियर है। दोनों जगह पे हार्ड टाइप का चीज़ होता है और नीचे कवर रहता है, समझ गए। क्लियर है। जैसे मान लो ये हो गया डायफ्राम है, ये फीमेल वाला कंडोम है, समझ गए। तो इसके पीछे क्या रहेगा, इसके पीछे कवर लगा रहेगा, कुछ इस टाइप का लगेगा, समझ गए। मतलब इस टाइप का गोला रहेगा, पीछे से ढक्कन लगा रहेगा। तो ये भी गोला है, पीछे से ढक्कन लगा हुआ है, जो कि ढक्कन ढका हुआ है, आगे खाली है। लेकिन इसमें कितना गोला बना हुआ है बोलो, 1 2, समझ गए। तो ये क्या है बोलो, फीमेल का डायाफ्राम, जस्ट लाइक कंडोम, समझ गए। क्लियर है। तो अगला क्या है बोलो, बैरियर मेथड में अगला क्या है बोलो, डायाफ्राम। ठीक है, कौन यूज करता है, फीमेल, समझ गए। अरे क्लियर है। ये क्या चीज का बना होता है बोलो, ऑफ कोर्स रबर का बना होता है। तो ये क्या है बोलो, रबर कैप है, रबर का बना हुआ कैप है, जो कि कहाँ इंसर्ट किया जाता है, वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, समझ गए, इंटरकोर्स से पहले। तो ये क्या चीज़ का बना हुआ, रबर कैप का। प्लेस इन द वजाइना ओवर द सर्विक्स, समझ गए। क्लियर है। प्लेस्ड इन द वजाइना, क्लियर है, ओवर द सर्विक्स, ओवर द सर्विक्स। क्लियर है। जैसे मान लो ये यूट्रस वाला रीजन है, तो इसमें क्या किया जाएगा बोलो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको ऐसे इंसर्ट कर लेना है, समझ गए, मेटिंग से पहले। क्लियर। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो ये था बैरियर मेथड। ठीक है, नोट कर लिए, आगे बढ़े, डायग्राम बना लेना, छोड़ना नहीं है, समझ गया, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगला है IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगला क्या है बोलो, अगला है IUCD। क्लियर है। IUCD, IUCD का फुल फॉर्म याद रखना, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसका मतलब समझो, ये क्या है वो समझो। जैसे मान लो ये है यूट्रस, क्लियर है। तो यूट्रस में क्या किया जाता है, एक टी शेप का एक मेटल आता है, समझ गया, जो कि कॉपर का बना होता है, टी शेप का होता है। तो ये इंसर्ट कर लिया जाता है। कैसे इंसर्ट होना है, कैसे इंसर्ट होता है, ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे, ये 12th में पढ़ना है। देखना है तो गूगल पे जाके देख लेना, समझ गया। इसमें धागा लगा होता है, धागा को खींचते हैं तब ये जाके खुल जाता है, समझ गया। तो IUCD क्या है पता लग गया, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, समझ गया। ये क्या चीज़ का बना होता है, बहुत सारा चीज़ का बना होता है, आपको सिर्फ कॉपर टी के बारे में पढ़ना है। तो IUCD क्या चीज़ का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, और इसका शेप टी है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे बोलो, कॉपर टी बोल देंगे। ये कहाँ रखा जाता है, प्लेस्ड इन यूट्रस, समझ गए। कहाँ रखा जाता है बोलो, प्लेस्ड इन यूट्रस। ये खुद नहीं रखना है, समझ गए। इसको ना ट्रेंड नर्स से रखवाना चाहिए या डॉक्टर से रखवाना चाहिए, खुद रखने में प्रॉब्लम हो सकता है, समझ गए। तो ये डॉक्टर ही रखता है, वही निकालता है, समझ गए। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी। क्लियर है। प्रिवेंट क्या करता है बोलो, प्रेगनेंसी। कैसे प्रिवेंट करता है ये हम आपको नहीं बताएंगे, बस याद रखना है कि ये प्रेगनेंसी से बचाता है, समझ गए। लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है, समझ गए। इससे क्या होता है, यूट्रस के अंदर ना कई बार इरिटेशन होने लगता है। क्या होने लगता है बोलो, इरिटेशन ऑफ यूट्रस। कई बार देखा गया है बहुत सारे फीमेल में यूट्रस में इरिटेशन होने लगता है, समझ गया, अजीब सा नोचनी टाइप होने लगता है, समझ गया। यहाँ पे लिख दो में या कैन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, समझ गया। आगे बढ़े हम लोग। तो पहला था बैरियर मेथड, समझ गया ना, क्लियर है। चलो अब अगले मेथड पे हम आते हैं। अगला है हार्मोनल मेथड।
चलो अगला कौन सा मेथड है बोलो, हार्मोनल मेथड। ठीक है, समझते हैं क्या करके। हार्मोनल मेथड मतलब हार्मोन को क्या किया जाएगा, बॉडी के अंदर डाला जाएगा। वो किस फॉर्म में होता है, टैबलेट फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। समझ गए, पिल्स मतलब टैबलेट, समझ गए, टैबलेट फॉर्म में खाना है। क्लियर है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है ये टैबलेट फॉर्म में होता है, जिसके अंदर हार्मोन रखा होता है। समझ गए, कंटेन हार्मोन्स। अगर एक बात बताओ, अगर इसके अंदर हार्मोन रखा हुआ है तो क्या इसका साइड इफेक्ट होगा, ऑफकोर्स होगा। समझ गए। और ये क्या करता है बोलो, प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ ओवम, मतलब ये फीमेल में ओवम ही रिलीज नहीं होने देता। क्लियर है, जिससे क्या होता है, प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाता है। समझ गए। क्लियर है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इसमें होगा ही नहीं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हो, मालाडी, मोस्ट पॉपुलर। समझ गए। हालांकि और भी बहुत सारा दवा आने लगा अभी के टाइम में। चलो अगला है केमिकल मेथड, मतलब केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल मेथड में सबसे पहला स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइडल। ठीक है, स्पर्म का मतलब होता है स्पर्म, ये तो पता ही है। साइडल मतलब किल कर देने वाला। समझ गए। तो स्पर्मिसाइड क्या होता है, जो स्पर्म को मार दे, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिसाइडल। मतलब ऐसा केमिकल लगा दो, क्या चीज़ में बोलो, वजाइना में, जो कि क्या करे, मार ही दे स्पर्म को। समझ गए। क्लियर है। तो ये कहाँ अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड इन वजाइना। क्लियर है, जो कि क्या कर देता है, किल्स द स्पर्म। क्लियर है, जो कि स्पर्म को क्या करेगा, निपटा देगा, जिसके कारण क्या नहीं होगा बोलो, प्रेगनेंसी नहीं होगा। समझ गए। और इसका कुछ कंडीशन है, इसको ओनली यूज विथ कंडोम या डायफ्राम। समझ गए। कंडोम या डायफ्राम के साथ ही इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। समझ गए। क्लियर है, कंडोम और डायफ्राम के साथ ही करना चाहिए, कई बार फट जाता है तो इससे थोड़ा बहुत प्रिवेंट हो सकता है। क्लियर है। चलो अगला है सर्जिकल मेथड। क्लियर है। चलिए अगला मेथड क्या है बोलो, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में दो है, पहला है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है बोलो, आपको पता होना चाहिए। मेल में क्या होता है, जिस पाइप के थ्रू स्पर्म निकलता है, बोलो क्या होता है, टेस्टिज के बाद जो पाइप होता है, कौन सा पाइप होता है बोलो, वास डिफरेंस। ठीक है। तो मेल में क्या किया जाता है, ये जो वास डिफरेंस है इसको काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बोलो, काट दिया जाता है, और इसको ऊपर में ऐसे ले जाके बांध दिया जाएगा। क्लियर है, क्या किया जाएगा, काट के बांध दिया जाएगा। क्लियर है। तो वास डिफरेंस को क्या किया गया बोलो, कट एंड टाइड। अब एक बात बताओ, टेस्टिज के अंदर स्पर्म बन रहा था, अब क्या होगा, स्पर्म निकल ही नहीं पाएगा। समझ गए, स्पर्म निकलेगा ही नहीं। समझ गए, क्योंकि वास डिफरेंस कट चुका है, मतलब स्पर्म बाहर निकलेगा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी क्या होगा, नहीं होगा। तो सर्जिकल मेथड में पहला क्या है, वैसेक्टोमी है। क्लियर है। तो वैसेक्टोमी क्या होता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस इज कट एंड टाइट। समझ गए, छोटा सा वास डिफरेंस का पोर्शन काटो और बांध दो। क्लियर है, जिससे क्या नहीं होगा बोलो, स्पर्म ट्रांसफर होगा ही नहीं। जब स्पर्म ट्रांसफर नहीं होगा, क्या प्रेगनेंसी होगा, नहीं होगा। लेकिन ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक बार कटा गया तो बहुत कम ही चांस है कि वो फिर से जुड़ पाए। समझ गए। अगला मेथड है वैसेक्टोमी के बाद, सर्जिकल में पहला मेथड था वैसेक्टोमी, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, जैसे वास डिफरेंस काटे वैसे ये मान लो फलोपियन ट्यूब है तो इसको काट देना है, काट के क्या करना है, फिर से वही करना है। क्लियर है, बांध देना है, जिसको नसबंदी बोला जाता है। इसमें भी क्या होगा, कट एंड टाइट। क्या चीज़ को कट एंड टाइट करना है बोलो,
फलोपियन ट्यूब को, फीमेल के केस में, मेल के केस में किसको, वास डिफरेंस को। क्लियर है। तो ट्यूबेक्टोमी क्या है, स्मॉल पोर्शन ऑफ फलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड। क्लियर है। फलोपियन ट्यूब का छोटा सा रीजन काटो और उसको बांध दो, समझ गया, जिसके कारण क्या ओवम रीच कर पाएगा, क्या ओवम पहुंच पाएगा कहाँ पे, यूट्रस में, बोलो नहीं। क्लियर है। जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी मतलब अगर एक बार हो गया तो ये फिर से रिपीट नहीं होगा। क्लियर है। मान लो कोई कटवा लिया फिर जुड़वाना चाहता है तो बहुत मुश्किल है, समझ गए, बहुत कम चांस है कि हो पाएगा। क्लियर है, समझ गए ना। क्लियर है। जब एग पहुंचेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, लिख लो। चलो अगला मेथड है एसटीडी, मतलब अगला मेथड नहीं, अगला बीमारी के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। नीचे तक का पूरा ले रहा है फ्रेम में, अभी पहले नहीं ले रहा था। आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, इस चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक मानो। क्या है बोलो, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसा बीमारी जो सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण फैलता है, समझ गए, बहुत खतरनाक बीमारी होता है, पूरा आदमी बर्बाद हो जाता है इस चक्कर में, समझ गए ना। क्लियर है। चलो अब हम सबसे पहला टॉपिक आज का पढ़ते हैं एसटीडी में, बीमारी के बारे में। पहले हेडिंग डाल लो उसके बाद पढ़ाते हैं। पहले लिख लो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसा बीमारी जो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो जाए सेक्स के दौरान, समझ गए, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान, उसी को हम बोलते हैं एसटीडी, समझ गए। ठीक है। ये कब ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पार्टनर टू हेल्दी पर्सन, समझ गए, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसटीडी बोलते हैं। क्लियर है। अब सबसे पहला जो इसमें इन्फेक्शन है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना। क्लियर है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। ठीक है। आपको हम एक चीज़ बताए होंगे, ठीक है, बैक्टीरिया से जो भी बीमारी होता है उसका इलाज होता है, लेकिन वायरस वाले का इलाज नहीं होता है, समझ गए। तो बैक्टीरिया से होने वाला जो पहला बीमारी है वो है गोनोरिया, GONORRHOEA। क्लियर है। क्लियर है। तो पहला बीमारी क्या है बोलो, गोनोरिया है। एक मिनट, हाँ यही तो बोला था स्टार्टिंग में, हाँ सही होगा। ठीक है। तो पहला बीमारी क्या है बोलो, गोनोरिया है। गोनोरिया जो बीमारी होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फैलता है। ऐसे मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ एक बार। GONORRHOEA, हाँ ठीक है। ठीक है। तो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी सबसे पहला क्या है, गोनोरिया है, समझ गए। ये फैलता कब है बोलो, ये फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से, समझ गए। मान लो कोई आदमी सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया, ठीक है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उस आदमी को गोनोरिया है, तो हो सकता है कि वो पट जाए। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पार्टनर। क्लियर है, विथ इन्फेक्टेड पार्टनर। क्लियर है। कोई आदमी जा रहा है, समझ गए, घूम फिर करने जा रहा है और इधर उधर पहुंच गया, समझ गए, तो उस दौरान उसको हो सकता है, इसलिए कंडोम्स का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए जब इधर उधर जाए तब, समझ गए। अगर मान लो कोई लड़का पटा के आया, ठीक है, इधर उधर से मान लो पटा के आ गया, अगर वो मेटिंग किया किसी फीमेल के साथ, किसी और से पटा के लाया और वो अपने मान लो वाइफ के साथ मेट किया,
वो अपने वाइफ को भी पटा देगा और उस मदर से बच्चे में भी ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब मदर से फीटस में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? या मान लो ये महिला ही कहीं से उठा के ले आई तो बच्चे को पटा देगी। समझ गए? क्लियर है? ऐसा नहीं है कि खाली लड़का का ही जिम्मेदारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ गया ना? तो लड़का जो होता है, लड़का में ये जो गोनोरिया है ये इन्फेक्ट करता है मेनली किसको? वास्ट डिफरेंस को खराब कर दे। वास्ट डिफरेंस नहीं, यूरेटर बोलो, ठीक है? वास्ट डिफरेंस बोलना गलत है, ठीक है? यूरेटर को मेनली खराब करता है। समझ गया? यूरेटर मतलब यूरिन का जो यूरिन निकलने वाला जो पाइप है उसी को खराब कर देता है। क्लियर है? और महिला में ये मेनली खराब करता है सर्विक्स को। क्लियर है? सर्विक्स को आगे भी फैल जाता है। समझ गया? क्लियर है? ये जो हम लिखे हैं ये बस ऊपर ऊपर से लिखा हुआ है, आगे भी फैल जाता है, कई बार तो डेथ तक हो जाता है। ठीक है? इसका इलाज क्या है बोलो? इसका इलाज है एंटीबायोटिक्स। कोई भी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी का इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। ठीक है? लेकिन वो डॉक्टर से मिल के ही लेना चाहिए, किसी अरे गहरे आदमी से नहीं लेना चाहिए। समझ गया? क्लियर है? नेसरिया गोनोरिया इसका साइंटिफिक नेम है। क्लियर है? साइंटिफिक नेम के नीचे अंडरलाइन मार देते हैं हम लोग। क्लियर है? चलो अब इसका सिम्टम्स क्या होता है? समझ गया? क्या होता है? वजाइना से ना पस निकलने लगता है। समझ गया? अगर किसी फीमेल को रहेगा तो उसके वजाइना से पस निकलने लगेगा, मतलब पीज टाइप निकलने लगेगा। या लड़का है तो उसके पेनिस से निकलने लगेगा। क्लियर है? तो क्या होगा बोलो? डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम वजाइना एंड पेनिस। क्लियर है? वजाइना एंड पेनिस से क्या होगा बोलो? पस निकलने लगेगा। यूरिन पास करते टाइम दर्द होने लगेगा। क्लियर है? या बर्निंग सेंसेशन ऑन यूरिनेटिंग, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब यूरिन पास करते समय जलन होने लगेगा। क्लियर है? डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, हालांकि ये बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन लोग बताता ही नहीं है। समझ गए? बर्बाद हो जाता है तब बताता है। चलो जल्दी जल्दी नोट करो। चलो पहला बीमारी हो गया गोनोरिया। ठीक है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला। दो बीमारी के बारे में पढ़ना है। समझ गया? दो बैक्टीरियल दो वायरल। चलो अब अगला जो बैक्टीरियल डिजीज है वो है साइफिलिस। साइफिलिस ये भी बीमारी क्या है बोलो? बहुत खतरनाक है अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। समझ गए? ये होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम से। क्लियर है? ये इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम जब भी हम लिखते हैं तो उसके नीचे क्या करते हैं बोलो? अंडरलाइन कर देते हैं। इसमें क्या होता है? अपीयर होने लगता है सोर। समझ गया? अपीयरेंस ऑफ सोर। ठीक है? मतलब गांठ टाइप का पड़ने लगता है। समझ गया? गोला गोला हो जाता है। तो इसमें क्या होने लगता है बोलो? सोर आने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? जिस रीजन पे ये होगा, पेनिस पे होगा, वजाइना पे होगा, तो उस सब में क्या होने लगेगा बोलो? उस सब रीजन में दर्द तो होगा ही। समझ गए? और फीवर भी आ जाएगा। क्लियर है? फीवर आएगा, अल्सर हो जाएगा। अल्सर मतलब होता है दर्द होने लगना। क्लियर है? कई बार बोन में दर्द होने लगता है। समझ गए? क्लियर है? तो बोन में क्या होने लगेगा बोलो? दर्द होने लगेगा। ये भी सिम्टम्स है दिया इसमें। दिए हुए हैं। ठीक है? तो हड्डी में भी क्या होने लगता है बोलो? बोन में भी पेन होने लगता है। समझ गए? मतलब पैर हाथ का हड्डी में दर्द होने लगेगा। कई बार अनीमिया भी हो जाता है। क्लियर है? अनीमिया हो जाता है। कई बार लीवर में भी प्रॉब्लम आने लगता है। समझ गए? इसके कारण। क्लियर है? हालांकि ये बीमारी पकड़ा जाता है आसानी से, कभी कभी नहीं भी पकड़ाता है। समझ गए ना? क्योंकि लोग बताता ही नहीं रहता है। समझ गए? तो ये सब अगर लक्षण आता है तो डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? ये बीमारी फैलता कैसे है? अभी हम आपको क्या बताए हैं? साइफिलिस का क्या होता है? सोर होता है, मतलब वो गांठ टाइप का, घाव टाइप का रहेगा। तो साइफिलिस सोर के अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में जाता है उसको हो जाएगा।
क्लियर है। तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जाने से क्या होगा बोलो, डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई जाता है जिसको साइफिलिस का शोर है, उसको क्या होगा बोलो, उसको साइफिलिस हो जाएगा। अरे क्लियर है। अब साइफिलिस का शोर मिलेगा कहाँ कहाँ पे, तो ये मिल सकता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, चाहे वो मेल का है या फीमेल का है, समझ गए। पेनिस पे रह सकता है, वजाइना पे रह सकता है, इधर उधर, समझ गए, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, किसी भी रीजन पे रह सकता है, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है बोलो, फैल सकता है। क्लियर है। अगर ऐसा है तो डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, पटाना नहीं चाहिए इधर उधर बीमारी, समझ गए। और ये बीमारी कहाँ पे हो सकता है, वजाइना में तो हो ही सकता है, कई बार ये बीमारी एनस में भी हो जाता है, समझ गए, मतलब स्टूल पास करने वाले रास्ते पर भी हो जाता है, रेक्टम में हो जाता है, समझ गए, रेक्टम एनस से पहले होता है। क्लियर है। कई बार पता है ये लिप्स पर भी हो जाता है, आदमी के मुंह पे, समझ गए, माउथ पे। क्लियर है। तो उससे भी पट सकता है, समझ गए ना। क्लियर है। क्लियर। ये फैलता कब है बोलो, स्प्रेड ड्यूरिंग वजाइनल, मान लो कोई वजाइना में सेक्स कर रहा है, ठीक है, वजाइनल सेक्स, ओरल सेक्स, ठीक है, या अनल सेक्स, समझ गए। तो इस दौरान क्या हो सकता है बोलो, ये फैल सकता है, स्प्रेड ड्यूरिंग वजाइनल, ओरल एंड अनल सेक्स। अगर ऐसा प्रॉब्लम है, अगर शोर नज़र आता है तो डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, उस टाइम अवॉइड करना चाहिए, समझ गए, सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाना अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो बाद में घातक परिणाम होगा, दोनों को पट जाएगा, समझ गया। क्लियर है। तो ट्रांसमिट ड्यूरिंग वजाइनल, अनल एंड ओरल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, समझ गए। क्लियर है। क्लियर है। और ये भी जो बीमारी है, ठीक है, ये भी वुमेन से पास हो जाता है, किस में, बच्चे में, समझ गए। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, तो उससे बच्चे में जा सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी के समय विशेष ध्यान देना चाहिए हर एक छोटे से छोटे चीज़ों का। इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। क्या है ट्रीटमेंट बोलो, एंटीबायोटिक्स। क्लियर है। बैक्टीरियल डिजीज का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स, समझ गए, लेकिन वायरस का ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्लियर है। तो दो ही पढ़ना था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में। चलो अब अगला टॉपिक है वायरल डिजीज, ठीक है। अगर शोर नज़र आता है तो कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत चांस है कि फैल जाएगा, ठीक है। लेकिन आदमी पटा ही लेता है, समझ गया, एक किसी को होगा दूसरे को हो ही जाएगा, समझ गया, क्योंकि आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता, समझ गए। जो सच है वो सच है, ठीक है। आगे बढ़ते अब हम लोग, अब हम देखते हैं वायरल इन्फेक्शन के बारे में। वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन में सबसे पहला जो बीमारी है वो बीमारी है एड्स, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये बीमारी क्या करता है, लोग किसी से पटा लेता है, क्या करता है बोलो, पटा लेता है, समझ गया, पटाना। इम्यूनो का मतलब होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है हमारे बॉडी का सोल्जर, समझ गए। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मतलब हमारे बॉडी का जो सोल्जर है, उस सोल्जर कमज़ोर हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाता है। मान लो किसी देश का सोल्जर है, उसको खाना ही नहीं दिया जा रहा है, मतलब सिपाही को खाना ही नहीं मिल रहा, आर्मी को खाना ही नहीं दिया जा रहा है, तो आर्मी क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, उस देश के ऊपर कोई अटैक कर देगा, हो गया काम खत्म उस देश का। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर मान लो हमारे बॉडी में अगर सोल्जर का कमी हो गया, मतलब सोल्जर सब मरने लगा, समझ गए, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, तो क्या होगा, उससे बहुत सारा सिम्टम्स नज़र आने लगेगा, समझ गए। सिंड्रोम का मतलब होता है मेनी सिम्टम्स, बहुत सारा लक्षण नज़र आने लगेगा, ठीक है। उसी को हम एड्स बोलते हैं। क्यों नज़र आने लगेगा, क्योंकि सोल्जर कमज़ोर है, मतलब कोई भी बीमारी हो जाएगा। मान लो किसी देश के पास सिपाही है ही नहीं, आर्मी है ही नहीं, तो उस देश के ऊपर कोई भी अटैक कर देगा, क्लियर है, और वो हार जाएगा।
अब एड्स जो बीमारी है ये HIV से होता है, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्लियर है, मतलब इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर हो जाता है। क्लियर है, समझ गया ना? अरे क्लियर है, ये जो बीमारी है ये इसका कोई इलाज नहीं है, समझ गया, इनक्यूरेबल है। अगर एक बार एड्स हो गया, क्लियर है, तो उसका इलाज कभी नहीं होगा। अगर मान लो कोई भी आदमी आज एड्स पटा के लाया, समझ गया, मान लो कोई आदमी स्थान पे घूमने गया, एड्स पटा लिया, तो उसका सिम्टम्स आने में 5 से 10 साल लग जाएगा। तो ठीक है, सिम्टम्स अपीयर होगा कितने दिनों बाद, बोलो 5 to 10 ईयर्स बाद। सोचो, मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, 25 साल का है वो, ठीक है, 25 साल का है, वो गया, ठीक है, मान लो स्थान पे गया, वहाँ से पटा के आ गया। क्या पटा के आ गया? एड्स पटा के आ गया। अब एड्स वो पटा के आ गया तो वो अब अपने पार्टनर को भी फैला देगा। मान लो कोई लड़का पटा के आया है तो अपने फीमेल को भी पटा देगा, मतलब वो लड़का को एड्स हो गया, फीमेल को एड्स हो गया, किसी को अभी पता भी नहीं है, क्योंकि लक्षण आएगा ही नहीं, लक्षण आने में ही 10 साल लगता है, 5-10 साल लग जाता है। अब क्या होगा, वो फीमेल उस एड्स को अपने बच्चे में भी फैला चुकी होगी, मतलब उस मदर से बच्चे में भी एड्स चला जाएगा, मतलब पूरा खानदाने में एड्स दौड़ जाएगा, समझ गए? उसके बाद 10 साल बाद क्या होगा, वो जो लड़का रहेगा वो मरेगा, थोड़ी दिन बाद उसकी मदर मर जाएगी, उसके थोड़े दिन बाद दोनों बच्चा मर जाएगा, मान लो जय गो बच्चा रहेगा, 1-2 गो, सब खत्म हो जाएगा। तो एड्स से बहुत ज़्यादा बचने का ज़रूरत है, तो क्योंकि एड्स का सिम्टम्स ही नहीं आता। सिम्टम्स आ जाएगा तब तो ठीक है भाई, उसका शादी नहीं होगा, क्लियर है, लेकिन सिम्टम्स नहीं आता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिम्टम्स आने में 5 से 10 साल लग जाता है। किसी आदमी को एड्स हो गया तो उसका मरना निश्चित है, फैटल डिजीज है, एकदम काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, सप्रेस द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब हमारे बॉडी का जो सोल्जर है, हमारे बॉडी का जो सिपाही है, वो क्या हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है, जो मन करेगा वो आके अटैक कर देगा। ट्रांसफर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये मेनली क्या चीज़ से फैलता है बोलो, ये सबसे ज़्यादा फैलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, समझ गए? इधर उधर घूम फिर के ये बीमारी लोग पटा के लाता है, समझ गए? तो बचना चाहिए। क्लियर है, समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैलेगा। बहुत आदमी क्या करता है, नशेरी गंजेरी जो होता है, उस सुइया, समझ गए, इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन, उसमें नशा वाला इंजेक्शन खींचता है, मतलब इंजेक्शन के अंदर नशा वाला दवा खींचता है, वो अपने हाथ में भी भोंकेगा, 5 गो और को भोंक देगा। अगर मान लो किसी उसमें से एक आदमी को एड्स है, सबको हो जाएगा, समझ गए ना? तो इन्फेक्टेड नीडल से भी हो सकता है। शेयरिंग नीडल एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ, रुक जा लिखते हैं, शेयरिंग नीडल, सबसे पहला क्या है, नीडल को शेयर नहीं करना चाहिए, एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ अनस्क्रीन्ड ब्लड, स्पेलिंग गलत है, सही लग रहा है, ठीक है। अब क्या होता है वो समझो, मान लो किसी आदमी को ब्लड का ज़रूरत है, तुरंत ब्लड चढ़ा दिया बिना ब्लड को स्क्रीनिंग किए, मतलब उसके बारे में प्रॉपर जाने कि इसके अंदर एड्स है कि नहीं, तो ऐसा जनरली होने का पॉसिबिलिटी ना के बराबर होता है, समझ गया? ये समझ रहे हो, ब्लड पूरा एकदम चेक होके तभी जाता है, समझ रहे हैं ना? क्लियर है। शेयरिंग नीडल, इससे भी बहुत कम चांस है कि फैलेगा, लेकिन फैलता है शेयरिंग नीडल से भी, समझ गया? वो जो नशेरी गंजेरी सब होता है वो ज़रूर पटा लेता है, समझ गया? और बहुत ज़्यादा चांस है कि जो आदमी स्थान पे पहुंचता है वो नशेरी गंजेरी भी होगा, समझ गया ना? और ये बीमारी मदर से पास हो जाता है बच्चे में, कोई इसका इलाज नहीं है, मरना एकदम निश्चित है, समझ गया ना? पहले ही से भोज का व्यवस्था कर लो, समझ गया ना? ये सब पागलपंती है, समझ गया ना? अगर पहुँचते हो तो हमेशा कंट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कंट्रासेप्टिव मेथड का, समझ गए? चलो अब अगले बीमारी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जितना आपको पढ़ना है टोटल चीज़ मैं पढ़ा ही देता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, समझ गए? हालांकि स्कूल में सब थोड़ी पढ़ाया जाता है, जाके देखना पता लग जाएगा। जाते भी हो या नहीं, बहुत सारा बच्चा स्कूल भी नहीं जाता है 10 में, पता नहीं क्यों। बहुत हद तक सही काम नहीं है, जाना चाहिए स्कूल, समझ गए ना? लेकिन बहुत बच्चा नहीं भी जाता है। चलो अब अगला बीमारी है जेनाइटल वार्ट्स, ठीक है? जेनाइटल वार्ट्स, ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा
वायरस के कारण, जिसको हम लोग शॉर्ट में HPV भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये इसमें क्या होता है? वाट्स हो जाता है, मतलब वही घाव टाइप हो जाता है ऑन जेनाइटल रीजन, जेनाइटल रीजन में हो जाता है, क्लियर है, एंड इवन पेरेनियल रीजन में भी हो जाता है, ठीक है, पेरेनियल रीजन। अब आपको ये नहीं समझ आता होगा पेरेनियल रीजन क्या होता है। जैसे मान लो ये फीमेल का वजाइना है, ठीक है, ये क्या है बोलो? वजाइना है। ये क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग है। और नीचे क्या है बोलो? एनस है, क्लियर है। अब ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिनियल रीजन। समझ गया? तो पेरिनियल रीजन में भी क्या होता है? वाट्स हो जाता है और वो पट जाता है। समझ गया? क्लियर है। इसका भी ट्रीटमेंट नहीं है, समझ गए? क्योंकि वायरस का ट्रीटमेंट जनरली नहीं होता है, अर्ली स्टेज में कंट्रोल किया जा सकता है। समझ गए? ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। समझ गए? ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, एक टॉपिक भी स्किप नहीं किया, मतलब आज तक नहीं किया। समझ गया ना? जितना भी चैप्टर पढ़ाया कभी नहीं किया स्किप। ठीक है, आपका बायो अब ख़त्म ही होने वाला है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।